हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के जनन की क्षमता पाई जाती है खरगोश में, मकड़ी में, मधुमक्खी में या फिर केंचुए में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी में। मधुमक्खी में क्या होता है, निषेचन के बिना ही जनन करने की क्षमता पाई जाती है। और ये जनन जो करती है वो सभी मधुमक्खी नहीं करती है, ये सिर्फ रानी मधुमक्खी जिसको बोला जाता है वो ही करती है। और उनको सभी मधुमक्खियां क्या करती, प्रोटेक्ट करती है। और सभी बाकी जो मधुमक्खियां हैं वो अपने लार के सिक्रीशन से मधु का निर्माण करने में काम आता है, लेकिन जनन का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी करती है और इसीलिए उनको रानी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बिना निषेचन के ही जनन की क्षमता करने की जो है रख सकती है। बट बाकी खरगोश, मकड़ी, केंचुए में नहीं होगा। केंचुआ जो है ये उभयलिंगी प्राणी होता है। इसमें केंचुआ का जो दो साइड होता है, दो किनारा, एक जो छोर होता है वो मेल ऑर्गन होता है, एक फीमेल ऑर्गन होता है। और इनको भी जनन करने के लिए, निषेचन करने के लिए किसी दूसरे केंचुए की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेल फीमेल ऑर्गन एक साथ कनेक्ट होकर खुद ही जनन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विडर कैनाल से गुजरते हैं शुक्राणु, अंडाणु, अग्नाशय रस या फिर पीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शुक्राणु। स्पर्म जो होते हैं वो विडर कैनाल से गुजरते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य में शुक्र जनन में लगने वाला समय कितना होता है। तो मनुष्य में जो शुक्र जनन होता है वो कितने समय का होता है, 7 डेज, 17 डेज, 74 डेज या फिर 84 डेज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74 डेज। ठीक है, तो 74 डेज में शुक्र जनन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वीर्य स्कंदन का निरोधन करने वाला एंजाइम्स कौन है। फाइब्रिनोजिनेज, ऑप्शन बी फाइब्रिनोलाइसिन, ऑप्शन सी प्रोस्टोग्लैंडिन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिन जो होती है वो वीर्य स्कंदन का निरोध करने वाला एक एंजाइम्स होता है, जो वीर्य को कोगुलेशन होने नहीं देता है। ठीक है, वीर्य भी जो टेस्टिस में बनते हैं वो भी जम सकते हैं, लेकिन उसको जमने के लिए ये एक एंटी कोगुलेंट का काम करती है। ठीक है, तो ये एक एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मादा में पाया जाने वाला क्लिटोरिस का समजात अंग कौन सा है। तो जो क्लाइटोरिस होता है मादा में, उसी के समजात पुरुष में कौन सा अंग होता है। वृषण, शिश्न, अधिवृषण या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिश्न। ठीक है, जो क्लाइटोरिस होता है उसी के समजात मेल में शिश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अधिकांश जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है जन्म के समय, निषेचन के समय, निषेचन के बाद या फिर किसी भी अवस्था में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन के बाद। जंतुओं में जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, वो निषेचन के बाद ही संभव होता है। ठीक है, ऑलरेडी जो अंडाणु होते हैं वो XX होते हैं और शुक्राणु जो होते हैं वो X भी हो सकते हैं, Y भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि कौन जो है इसको फर्टिलाइज करेगा। अगर फर्टिलाइज करने वाला X हुआ तो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में ये XX बनेगा, मतलब मादा बनेगा। और अगर फर्टिलाइज करने वाला Y हुआ तो डिटर्मिनेशन क्या होगा, XY, मतलब ये नर बनेगा। तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, HCG या फिर उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्लेसेंटा द्वारा प्रोजेस्टेरोन्स का सिक्रीशन होता है, रिलैक्सिन्स का होता है और ये HCG का होता है। ये HCG कब होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद HCG का स्रावन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से,
कभी कभी वृषण कोश में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म, ऑप्शन बी कैस्ट्रेशन, ऑप्शन सी वैसेक्टोमी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? वृषण कभी कभी क्या होते हैं, वृषण कोश जिसको स्क्रोटल सैक बोला जाता है उसमें स्थानांतरित नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य में वोल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि किस ग्रंथि का दूसरा नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोल्वो यूरिथ्रल जो ग्लैंड होते हैं वो किस ग्लैंड का दूसरा नाम होता है? प्रोस्टेट का, काउपर का, पेरिनियल का या फिर मायोबियम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी काउपर का। ठीक है, काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम है वोल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है? तो काउपर ग्रंथि से जो सिक्रीट होता है वो उसका काम क्या होता है? शुक्राणु का आहार करना, रोगाणु को नष्ट करना, अम्लीयता का उदासीनीकरण या फिर ये सभी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीयता का उदासीनीकरण करना। ठीक है, अम्लीयता का उदासीनीकरण करने का काम करता है ये काउपर ग्रंथि का जो सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मादा स्तनी में क्लाइटोरिस होता है। ऑप्शन ए नर के शिश्न के कार्य के समरूप, ऑप्शन बी नर के शिश्न की मौलिक रचना के समरूप, ऑप्शन सी कार्य विहीन अंग या फिर अनावश्यक वृद्धि। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर के शिश्न की मौलिक रचना के समरूप। ठीक है, जो नर के शिश्न का जो मौलिक रचना होता है उसी के समरूप मादा में क्लाइटोरिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्तनियों में अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में क्या होता है? स्तनियों में जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? फैलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है, ऑप्शन बी अंडा फैलोपियन नलिका में झुर्रीदार कीप से होकर गुजरता है, ऑप्शन सी ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा बाहर निकलता है, ऑप्शन डी अनिषेचित अंडा मादा के शरीर से बाहर निकलता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा जो है वो बाहर निकलता है। ग्राफियन फॉलिकल से अंडा जब फट के बाहर आता है तो उसी को बोला जाता है अंडोत्सर्ग ओवुलेशंस। ओके, और ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहता है। ओके, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाती है और नेक्स्ट साइकिल के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनी को काटकर हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए वीर्य में शुक्राणु केंद्रक विहीन हो जाएंगे, ऑप्शन बी वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, ऑप्शन सी शुक्राणु जनन नहीं होगा एंड ऑप्शन डी वीर्य में शुक्राणु अचल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ठीक है, अगर शुक्राणु शुक्र वाहिनी जो है उसको ही हटा दिया जाए तो वीर्य में सिर्फ सीरम बचेंगे, उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये शुक्राणु को ही तो ये प्रोड्यूस करता है शुक्र वाहिनी, अगर यही नहीं रहेगा तो फिर वीर्य में शुक्राणु नहीं पहुंच पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, शुक्राणु परिपक्व होते हैं एपिडिमिस में, शुक्रवाहक में, प्रोस्टेट में या फिर उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एपिडिमिस में। एपिडिमिस में शुक्राणु परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शुक्राणु के शीर्ष में होता है, शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? केंद्रक, पीतक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर तारककाय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केंद्रक। शुक्राणु के शीर्ष में केंद्रक होता है। ठीक है, इस शेप का होता है, तो शीर्ष में जो होता है यहां पे केंद्रक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, वृषण की जनन उपकला के बीचों बीच पाया जाने वाला आधार कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लीडिंग की अंतरा काशी कोशिकाएं, ऑप्शन बी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन सी कनिकामयी कोशिकाएं, ऑप्शन डी भक्षकाणु। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्टोली कोशिका। ठीक है, वृषण की जनन उपकला के बीचों बीच जो आधार कोशिकाएं पाई जाती है उसको सर्टोली सेल्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से स्तनधारियों में वृषण अंडकोश में शरीर गुहा के बाहर रहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए शुक्राणु जनन शरीर तापमान से कम तापमान पर होता है, ऑप्शन बी इससे वीर्य स्खलन में सहायता मिलती है, ऑप्शन सी
इसमें उत्पन्न शुक्राणु अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन डी मैथ्यून में सुविधा होती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शुक्राणु जनन शरीर तापमान से कम तापमान पर होती है, इसलिए मैमल्स का जो वृषण होता है वो अंडकोश में शरीर गुहा से बाहर उसका शेप बनाया जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे ह्यूमन का अगर देखें 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब इस टेम्परेचर पर शुक्राणु जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, शुक्राणु को इससे कम टेम्परेचर चाहिए। और आपके जो वातावरण है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको पता होगा वातावरण का जो टेम्परेचर होता है इससे कम ही होता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में इससे ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कम नॉर्मली होता है। तो शुक्राणु को भी प्रोग्रेस करने के लिए इससे कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो शरीर से बाहर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेढक की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्पर्मेटोगोनिया जितनी, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या की आधी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स जितनी ही, या फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स की संख्या की आधी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया जितनी होती है, ठीक है। मेढक की जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया जितना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शुक्राणु जनन का अर्थ क्या है? प्राथमिक पुंमनुजनन से शुक्राणु का उत्पादन, ऑप्शन बी शुक्राणु का शुक्राणुओं में रूपांतरण, ऑप्शन सी सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणुओं का मोचन, या फिर शुक्राणुओं का समूहन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्राथमिक पुंमनुजन से शुक्राणुओं का उत्पादन। ओके, शुक्राणु जनन का यही मतलब होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है मैमल्स के कहाँ पे? यकृत में, वृषण में, वृक्क में, या फिर ग्रहणी में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वृषण में, टेस्टिस में लीडिंग सेल्स पाई जाती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।